हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। देखो, क्लास 11 की फिजिक्स को शुरू करने का समय आ चुका है। और क्लास 11 की फिजिक्स अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है देखने के लिए। और इस यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पोर्शन है वो है डायमेंशन का। डायमेंशन के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। इसके साथ साथ ये ऐसा टॉपिक है जो आपको लाइफ टाइम फिजिक्स में काम आता रहेगा। मतलब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं जिसको आप पढ़ लोगे बस खत्म हो जाएगा। इसके बाद 11th के बाद 12th में, 12th के बाद अगर आप कंपटीशन में करते हैं तो वहाँ भी आएगा। नीट के अंदर हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही आता है जहाँ पे वो आपसे डायमेंशन के बारे में पूछता है। तो एक दो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिल सकता है जहाँ पे आपसे डायमेंशंस पूछ ले। तो बेटा, डायमेंशन की कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि डायमेंशन कितनी है। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उतनी ही डायमेंशंस हैं। और आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ तो लिमिट तो है नहीं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हमें एक टॉप 20 पढ़ना है जो आपके लिए काम का है। मतलब पढ़ने को तो आप 1000 पढ़ लो वो भी कम रहेगा, लेकिन पूरे हज़ारों में से जो सबसे 20 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होने वाली हैं, जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ लगेगा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आता है, आज हम उन टॉप 20 डायमेंशन को यहाँ उतारने वाले हैं, है ना। और उसको करने के बाद फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाइए, जितना भी डिफ़िकल्ट हो, जितना भी ईज़ी हो, वो सारे न्यूमेरिकल सब के सब आपके लग जाएँगे। लेकिन उसके लिए ये 20 आपको डायमेंशंस आनी चाहिए, निकालना भी आना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है, निकालना भी आना चाहिए। तो हम आगाज़ करते हैं अपने 20 डायमेंशंस का। ये पहला वीडियो है जहाँ पे हम क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और देखते देखते पूरे साल भर के अंदर हम लोग पूरे 11th क्लास की फिजिक्स खत्म कर लेंगे और साथ साथ 12th की क्लास भी चलेंगी। नीट और जेई की क्लासेस भी हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायमेंशन से अपना। सबसे पहले बेटा, डायमेंशन को समझने से पहले आप एक बात समझिए। देखिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर। फंडामेंटल क्या मतलब हुआ? जैसे इंग्लिश के अंदर आप देखते हो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, पता है ना कि इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDEFG ऐसे करके। और उन्हीं से मिल करके पूरी इंग्लिश बनी हुई है। आप कोई नॉवल उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, वो 26 से मिलकर ही सब कुछ बना हुआ है इंग्लिश। ऐसे ही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। उनसे मिलकर के ही सब कुछ फिजिक्स के अंदर बना हुआ है। उन 7 में से भी जो हमको यहाँ पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सबसे ज़्यादा काम रहेगा। नंबर 1 आपको पता है बेटा, मास। मास का डायमेंशन होता है m। अगर कहीं भी आपको मास दिखने को मिले, अब मास कैसे मिलेगा? किसी किलोग्राम में है, ग्राम में है, सेंटीग्राम में है, मिलीग्राम में है, तो ये सब क्या है? मास है। तो मास के लिए डायमेंशन लिखते हैं हम m। ऐसे ही लेंथ, अगर कहीं पर आपको लेंथ मिले, अब लेंथ कैसे मिलेगी? जैसे मान लो कहीं मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो ये सब क्या होती है? लेंथ। जैसे मैंने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो है। हाइट क्या है? लेंथ है। ये मार्कर के पास जो हाइट है ये क्या है? लेंथ है। ऐसे ही जिस भी चीज़ को आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो वो सब कुछ लेंथ है। और थर्ड, तो लेंथ को लिखते हैं एल से। और बेटा थर्ड होता है टाइम। टाइम को लिखते हैं टी से। अब टाइम कहाँ पे आएगा? टाइम का मतलब सेकंड, आवर, मिनट, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये सब क्या है? सब टाइम है। तो इन्हीं 3 से मिल करके हम जितनी भी डायमेंशन पढ़ने वाले हैं सब इनसे ही मिलकर बनने वाली है फिलहाल जो हम आज पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे हम अगर आए तो नंबर 1 पे स्टार्ट अगर हम करेंगे, सबसे पहला डायमेंशन नंबर 1 हमारा है, मान लो एरिया। मैंने आपसे कहा कि बताओ एरिया का डायमेंशन क्या होता है। तो देखो, एरिया का डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लिख सकते हैं। अब देखो एरिया हो गया, अब लेंथ क्या है? लेंथ तो एल होता है, आपने पढ़ा है लेंथ में कोई भी चीज हो उसका डायमेंशन क्या होगा? एल ही होगा। तो हमने लिख दिया एल। और ब्रेथ, अच्छा ब्रेथ भी तो एक टाइप की लेंथ ही तो है। लेंथ बोलो, ब्रेथ बोलो, हाइट बोलो, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये सब क्या है? सब लेंथ है। तो ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा? एल। और अगर आप एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? L2। एक बात ध्यान रखना, इसको एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? इसको L2 बोलते हैं।
मतलब एरिया का डायमेंशन क्या निकल के आया, L2 निकल के आया। तो इस तरह से बेटा हम लोग एरिया का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो ये बताओ क्या ये डिफिकल्ट है? इसे बोलते हैं एरिया का डायमेंशन। मतलब यहाँ पे मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, सिर्फ क्या है, लेंथ है। और लेंथ दो बार है, एक लेंथ वाली एक ब्रेथ वाली, तो एल ओ एल क्या हो गया, L2। बिल्कुल ऐसे ही बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे बहुत आसान सी बात है, वॉल्यूम का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। पता है ना कि वॉल्यूम बोलते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट को। अच्छा, लेंथ भी एक टाइप की लेंथ है, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है, और हाइट भी एक टाइप की लेंथ ही है। कहने का मतलब क्या है कि लेंथ को भी हम एल से लिखेंगे डायमेंशन, ब्रेथ का भी एल से लिखेंगे, और हाइट भी तो एक टाइप की लेंथ है। हाइट को किस में मेजर करते हो आप, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, तो वो भी क्या है, एल। तो यहां से अगर आप देखोगे तो v हो जाएगा आपका एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, L3। यह है वॉल्यूम का डायमेंशन, क्योंकि इसमें तीन तरफ से एल आ रहा है, ना मास आता है ना ही टाइम आता है, सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इस तरह से वॉल्यूम हो जाता है। अब थर्ड देखो बेटा, अगर मैं थर्ड की बात करूं यहां पर, डेंसिटी, नाम सुना ही होगा आपने। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, याद है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो बेटा, मास हो गया, मास का डायमेंशन क्या होता है मैंने बताया था अभी, मास यानी कि वेट, मास किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो मास का होता है m। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अभी आपने ऊपर निकाला है कितना, L3। अब जो हम पुराना निकाल चुके होंगे उसी का यूज करके अगला निकालेंगे। अब पूरे 20 डायमेंशन के अंदर हम यही काम करने वाले हैं, जो डायमेंशन हम पहले निकाल चुके होंगे उसी का यूज करके हम नया डायमेंशन निकाल लेंगे। तो मास का m हो गया, और वॉल्यूम का क्या होता है देखो, L3 अभी आपने निकाला है, तो लिख दिया मैंने L3। अब आप जानते हो बेटा, देखो ये m तो ऐसे ही रहेगा, L3 अपॉन में है, L3 ऊपर जाएगा तो देखो पावर जो भी होती है अगर प्लस में है तो क्या बन जाती है, माइनस। आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर में पावर प्लस में है तो ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये L जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L-3। तो यहाँ से आपका डेंसिटी आ जाएगा m, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, M-L-3। तो बताओ बेटा यहाँ से कोई दिक्कत? तो डेंसिटी का जो डायमेंशन निकल के आया वो ml-3 निकल के आया। इस तरीके से हम मल्टीपल डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? हमने सबसे पहले एरिया का डायमेंशन निकाल लिया, एरिया के बाद फिर वॉल्यूम का निकाल लिया, वॉल्यूम के बाद फिर डेंसिटी निकाल लिया। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमने पहले ही निकाला था, उसको यहाँ पुट कर दिया, ऊपर गया तो ये L-3 हो गया, और एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया। अब देखो आगे देखो, नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं कहता हूं स्पीड का क्या होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो आप? बहुत आसान सी बात है, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ ही तो है। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, लेंथ को बोलते हैं। और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। आपने पढ़ा है, कहीं भी लेंथ होगी तो उसको एल से लिखेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम। टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है टी। बोलो होता है ना। अब देखो ये एल तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये टी की पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या लगी हुई है, 1। तो अगर ये टी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-1। तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा देखो, L-T-1। बेटा बहुत काम लगने वाला है ये काम आपको, ठीक है। तो स्पीड कितना निकल के आ गया, L-T-1। और मुझे एक बात बताओ बेटा, जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही तो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है। बस यहाँ वेलोसिटी लिखोगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी का क्या होता है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी का भी L-T-1 ही होता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। अब मान लो आप कहोगे यहाँ हम वेलोसिटी लिखेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस का भी लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ में होता है, वो भी तो मीटर में कैलकुलेट करते हो। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। अब बेटा अगर मैं अगली बात करूं, आप सबने नाम सुना होगा एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हो आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना।
तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब वेलोसिटी का देखो आपने डायमेंशन क्या निकाला है, एल टी माइनस वन, क्योंकि स्पीड का भी एल टी माइनस वन होता है और वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन होता है। तो वेलोसिटी का है एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से। ये बताओ क्या डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन है तो हम लिख देते हैं एल टी माइनस वन। नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम, टाइम का होता है टी, पढ़े हो टाइम का टी बोलते हैं। अब अगर टाइम का मैंने टी लिख दिया तो आप बताइए बेटा, ये तो लिखा हुआ एल टी माइनस वन और ये टी नीचे प्लस का वन होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी माइनस वन। और अगर यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे तो क्या इसको हम एल टी माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। फिर देखो एक बार, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, टाइम का हो गया है टी, अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन कितना हो गया, टी माइनस टू, और एल तो ऐसे रह गया। तो एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू। कितना आसान है देखो निकालना इसको, कहीं से कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। अब नंबर 6 पे देखें बेटा, तो नंबर 6 अगर मैं बोलूं आपसे फोर्स के बारे में, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ मुझे। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, यही तो पढ़े होगे आप। तो अब देखो एफ इज इक्वल टू, अगर एम ए है तो एम क्या है, मास, मास का होता है एम, और एक्सीलरेशन का अभी आपने निकाला है क्या होता है एल टी माइनस टू, तो यहां पर लिख सकते हैं हम एल टी माइनस टू। अगर इसको एक सिंगल ब्रैकेट में लिखोगे तो सिंगल ब्रैकेट में क्या इसको हम एम एल टी माइनस टू बोल सकते हैं। तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू। कितनी बढ़िया डायमेंशन निकल के आई, देखो इसका मतलब फोर्स के अंदर एम भी होता है, एल भी होता है, टी माइनस टू भी होता है। अच्छा जहां पावर नहीं लगी है इसका मतलब वहां पावर क्या लगा हुआ है, वन लगा हुआ है। तो एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा अगर आपको फोर्स का समझ में आ गया तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही एक और होता है मोमेंटम, पढ़े होगे क्लास 9th के अंदर मोमेंटम। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसको लिखते हैं पी से, स्मॉल पी से। अच्छा मास का क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा एम, और वेलोसिटी का देखो आपने पढ़ा होगा एल टी माइनस वन, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पे लिखिए आप एल टी माइनस वन। तो अगर एक ब्रैकेट में लिखोगे तो एम एल टी माइनस वन, दो कितना हल्का सा डिफरेंस है, आप देखिए यहाँ एम एल टी माइनस टू था, यहाँ एम एल टी माइनस वन आया, इसीलिए मैंने एक साथ करवाया है कि आपको याद रहे। आप भूलो मत कि फोर्स में एम एल टी माइनस टू होता है जबकि मोमेंटम में एम एल टी माइनस वन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, क्योंकि लोग फोर्स तो याद रखते हैं लेकिन मोमेंटम भूल जाते हैं। बेटा मोमेंटम से मिलता जुलता ही एक और होता है, अभी आपने पढ़ा शायद ना हो इसके बारे में, एक होता है इम्पल्स। ये भी आगे आएगा तो बताऊंगा, ये फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है, इसको आप याद रखिएगा, बाद में मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर इसको निकालना होगा बेटा तो आप कहोगे देखो ये इम्पल्स तो हो गया आई से, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और टाइम का हो जाएगा टी। तो अगर इसको लिखोगे आप तो देखो एम एल, अब टी माइनस का टू है और यहाँ प्लस का वन है, तो माइनस टू में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, टी माइनस वन। तो इम्पल्स कितना निकल के आ गया, एम एल टी माइनस वन। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। अगर कहीं से कोई बेसिक आपको समझ में ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने 8 इम्पॉर्टेंट आपको बता दिया है कि डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, देख लीजिए। फोर्स के बाद मोमेंटम बताया है, और मोमेंटम और इम्पल्स दोनों करा दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के डायमेंशन सेम है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मोमेंटम की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, तो आप कहेंगे मोमेंटम की डायमेंशन इम्पल्स के इक्वल होती है। इम्पल्स क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम की डायमेंशन एम एल टी माइनस वन और इम्पल्स की डायमेंशन भी एम एल टी माइनस वन। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, उसमें से एक ये है, मोमेंटम की और इम्पल्स की डायमेंशन सेम है। यहाँ तो कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो बताइए, वरना मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर चलते हैं हम लोग अपने आगे के सफर के ऊपर। चलिए ये हमारे पास हमने 8 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कर लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।
अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये तैयार कर लोगे ना तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। यही इतनी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलती हैं, और अगर ये प्रिपेयर रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं 9 नंबर पे। देखो बेटा 9 नंबर पे आता है वर्क। और वर्क आपने पढ़ा होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, सबको पता होगा क्लास 9 में कि वर्क को बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क, अब याद करो अभी आपने फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला था, तो फोर्स का डायमेंशन निकाला था आपने एम एल t-2, याद आया। और एस क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, तो W इज इक्वल टू एम एल, और एल क्या हो जाएगा L2, तो t-2, एम लिख दिए, एल और एल क्या हो गया L2 हो गया, यहां भी एल प्लस का 1, जब कुछ नहीं लगा तो क्या लगा होगा 1, तो ML2 t-2, तो ये हो जाता है वर्क का ML2 t-2। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा पावर क्या होगा, तो आप सबने पढ़ा है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, पढ़ा है ना, कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब देखो यहाँ पे वर्क की डायमेंशन क्या है, पुट कर दो, तो वर्क की डायमेंशन है एम एल 2 t-2 अपॉन टाइम, नीचे लिखा है टाइम का क्या होता है t होता है, तो ये हो जाएगा आपका ML2 t-2, और ये t कुछ नहीं लगा है पावर, तो क्या लगा होगा 1, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t-1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ML2, और देखो t-2 और t-1 हो जाएगा t-3, तो पावर इस तरह से निकल जाता है ML2 t-3, ये आपका हो गया पावर का ML2 t-3। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आया, आपको काम लगने वाला है इसका। वर्क में ML2 t-2, पावर में ML2 t-3, क्योंकि एक टी नीचे और था वो और डिवाइड कर दी तो पावर और कम हो जाएगी ना, तो -2 से क्या बन गई -3 बन गई, बाकी सब सेम ही है। अब देखिए नंबर 11 पे, तो नंबर 11 पे अगर मान लो मैं बात करूँ एनर्जी की, तो एनर्जी 2 टाइप की है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। वैसे आपको याद होगा कि वर्क का भी यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है, तो जब दोनों की यूनिट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी सेम। हम देख लेते हैं निकाल के क्या इनकी वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन सेम निकलती है या नहीं निकलती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला शायद पता होगा आपको, हाफ mv² होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, m का मतलब हो गया m, और v क्या होता है, v होता है LT-1, पढ़ा है ना, LT-1, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, तो बेटा ये स्क्वायर अंदर आएगा देखो, तो एक बार ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा t-2। अगर इस सबको एक साथ लिखो तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी हाफ ML2 t-2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, एक हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आगे नंबर क्या लगा हुआ है, 1/2 लगा है कि 1/5 लगा है कि 1/10 लगा है, हमें मतलब है डायमेंशन से। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आप ये नहीं बोलोगे कि 1/2 इतना है, हमें नंबर कांस्टेंट वैल्यू से कोई काम नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कितनी निकल के आई, काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन निकल कर आई वो निकल कर आई ML2 t-2, क्योंकि ये 1/2 नंबर है और नंबर डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन निकल के आई है सिर्फ उसी को हम डायमेंशन बोलेंगे, किसी नंबर को डायमेंशन नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा आप देख लो एक और निकाल करके, सपोज करो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, ये इसी के अंदर सेकंड पार्ट है इसका 11 के अंदर, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने mgh, है ना, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो आप जानते हो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कि मास का तो हो जाएगा m, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहे जैसा हो, जो मैंने बताया था आपको वही डायमेंशन तो होगी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि LT-2 होता है, और h यानी कि हाइट, हाइट क्या होती है लेंथ, तो l हो गया।
तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या निकल के आएगा, एम एल और एल कितना हो जाएगा, L2 T-2। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी वही निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी वही निकल के आया था, और वर्क भी देखो वही निकल के आया। तो इसका मतलब वर्क का और वर्क के साथ साथ एनर्जी का दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। कितना बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है देखो, यही सब तो इंपॉर्टेंट है, इसी को तो नहीं पढ़ते हो आप। अब देखो इसके बाद अगर मैं 12th नंबर पे चलूँ, क्योंकि हमने पावर देख लिया, वर्क देख लिया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, एक इंपॉर्टेंट होता है टॉर्क। ये शायद नाम सुना हो और ना सुना हो, तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट अपनी एक्सेस के ऊपर घूमने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो इसकी वैल्यू होती है फोर्स की, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको डी ही लिख लेता हूँ अभी फिलहाल में। ये एक फोर्स होता है और जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखो टॉर्क हो गया फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब टॉर्क का देखो, फोर्स का तो पता है आपको, ML T-2, और डिस्टेंस का तो L हो जाएगा। तो टॉर्क अगर ध्यान से देखोगे आप, तो M L और L, L2 और T-2, ये देखो कितना गजब का रिजल्ट निकल कर आ गया। इसका मतलब है सर कि वर्क का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन, इन सब का डायमेंशन सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन सब के डायमेंशन सेम निकल के आते हैं। अगर कोई दिक्कत हो बताओ, वरना मैं फिर इसको इरेज करता हूँ। आपको अगर लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 12 तक हमने कर लिया है बहुत ही गजब तरीके से, एक एक डायमेंशन आपको समझ में आ गई होगी बेटा। देखो अगर आप टॉर्क आपने कर लिया है, अब हम चलते हैं कुछ अपने आगे वर्क के ऊपर, 13 नंबर पे। बेटा एक नाम सुना होगा आपने, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बहुत फेमस है, आप सबको पता भी होगा क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, पता है ना। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो आप कहोगे फोर्स का डायमेंशन पता है हमको, ML2 ML T-2, और एरिया का होता है L2। क्यों, फोर्स का तो बार बार आ रहा है, याद हो गया होगा अब तक। ML T-2 और एरिया होता है L2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ML T-2, और ये L2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L-2। और अब देखो यहाँ पर M, यहाँ L की पावर कुछ नहीं तो क्या होगी, 1। यहाँ कितनी है, -2। तो -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, L-1, और ये T-2। इसका मतलब प्रेशर का होता है ML-1 T-2। और एक बहुत गजब की चीज बताता हूँ बेटा आपको, एक और फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसका नाम है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या होता है समझो बात को। देखो जब किसी चीज के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, किसी भी एरिया के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। लेकिन जैसे आप प्रेशर हटाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट अपने शेप को दोबारा रिगेन करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल, जब किसी बढ़िया गद्देदार सोफे पे आप बैठते हो, जब कहीं जाते होगे तो किसी सोफे पे बैठते होगे, जैसे बैठते हो सोफे के ऊपर, सोफा पिचक जाता है। क्यों, क्योंकि आपने उस सोफे के एरिया पे एक फोर्स लगाया। मतलब आपने जो फोर्स लगाया उससे एक एरिया पे प्रेशर अप्लाई हुआ। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया पे हम फोर्स लगाएं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो सोफे के ऊपर जैसे आप बैठे, सोफा पिचक जाता है, तो आपने क्या लगाया, प्रेशर। लेकिन जैसे ही आप सोफे पर से उठते हो, वो सोफा दोबारा फिर धीरे 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 अपने दोबारा उसी शेप में आ जाता है। तो सोफा क्या लगा रहा है, सोफा लगाता है स्ट्रेस। मतलब प्रेशर का रिजल्ट होता है स्ट्रेस। प्रेशर भी एरिया पे लगता है, स्ट्रेस भी एरिया पे लगता है, लेकिन प्रेशर एक्सटर्नल लगता है और स्ट्रेस इंटरनल लगता है। मतलब प्रेशर हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, और स्ट्रेस वो ऑब्जेक्ट लगाता है दोबारा अपने आप को सेम कंडीशन में लाने को। जैसे एक कागज को लो, कागज को से मोड़ दो आप, तो आपने क्या लगाया, प्रेशर, लेकिन जैसे छोड़ के कागज दोबारा फिर खुलने लगेगा, तो कागज क्या लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है। तो जितने एरिया पे आप फोर्स लगाते हो उतने ही एरिया पे स्ट्रेस फोर्स लगाता है। बस अंतर क्या होता है, ये फोर्स रीस्टोरिंग होता है, ये फोर्स डिफॉर्मिंग होता है। तो उससे भी मतलब नहीं हमको।
हमको इस बात से मतलब है कि प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। बस ये फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर से, और ये फोर्स दोबारा वो ऑब्जेक्ट लगा रहा है अपने आप को दोबारा गेन करने में। तो अब आप खुद देखो, फिर वही हो जाएगा, फोर्स का एरिया, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का हो जाएगा L2, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये हो गया L माइनस टू, है कि नहीं। तो यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा आपका एम, देखो L माइनस में टू, L प्लस का वन, तो L माइनस वन टी माइनस टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक और आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन। हम जानते हैं कि आपने नाम नहीं सुना होगा स्ट्रेन का, जब ये स्ट्रेस पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, तो वहीं पर स्ट्रेन निकल के आता है। स्ट्रेन क्या होता है, देखो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चेंज करोगे, मान लो इसे आपने रबड़ लिया और रबड़ को आप खींच रहे हो, तो रबड़ को आप लगातार खींचोगे तो बार बार खींचने में क्या होगा कि रबड़ हल्का सा बढ़ जाएगा, हल्का सा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रेन ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने का चेंज आया। तो मान लो अगर इस रबड़ का, सपोज करो ये रबड़ है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आपने इस रबड़ को खींच करके कर दिया 13 सेंटीमीटर, तो चेंज कितने का आया, चेंज आया 3 का। तो जितने का चेंज आता है उसको ऊपर लिखते हैं, चेंज इन लेंथ। और स्टार्टिंग में इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10, क्योंकि 10 थी, आपने बढ़ा के 13 कर दिया, तो चेंज आया 10 3 का। और ओरिजिनल कितना था, तो उसको जो ओरिजिनल हो वो नीचे लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बहुत ही गजब की बात बताना, चेंज इन लेंथ, अच्छा जो लेंथ में चेंज निकल के आया 3 निकल के आया, 3 का यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। ओरिजिनल लेंथ क्या थी 10, उसका भी यूनिट क्या था, क्योंकि नंबर से मतलब नहीं है, मीटर था। तो जब ऊपर भी मीटर रहेगा नीचे भी मीटर रहेगा, तो क्या कोई यूनिट होगी, नहीं होगी, क्या होगा ये यूनिट लेस। और जब यूनिट ही नहीं होगी तो क्या डायमेंशन होगा, तो आप कहेंगे डायमेंशन भी नहीं होगा, मतलब ना m जीरो भी होगा, l भी जीरो होगा और t भी जीरो होगा। इसी को बोलते हैं डायमेंशन लेस, मतलब कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, ना m होगा ना l होगा ना t होगा। जब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, भले लेंथ क्या है, नंबर से नहीं मतलब है तो मीटर में ही, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो यूनिट नहीं बचेगा। तो जब यूनिट ही नहीं होगी तो क्या डायमेंशन हो सकती है, नहीं हो सकती है बेटा। तो इस तरह से डायमेंशन लेस होता है स्ट्रेन। ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया हुआ था, अभी जो पेपर आपके 3-4 दिन पहले हुआ है 2024 में, 5 मई 2024 को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी में दूसरा आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं एंगल, बेटा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एंगल का फॉर्मूला शायद पता हो आपको, देखो अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल में देखो ये होती है रेडियस और ये होता है आर्क। तो फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो बेटा आर्क भी क्या है, आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, रेडियस भी लेंथ है। तो जब ऊपर भी लेंथ रहेगी नीचे भी लेंथ रहेगी तो क्या एंगल का कोई डायमेंशन होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये भी क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। बताओ बेटा कितना गजब का रिजल्ट निकल के आया, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं, स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये दोनों ही दोनों क्या है, डायमेंशन लेस हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट सेम आती है, तो जब यूनिट कट जाएगी तो डायमेंशन कहाँ से आएगी, तो डायमेंशन भी इसकी नहीं होगी। बेटा इसकी एक बार आप फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है चलो ये हो गया। देखो ये कंटेंट है, इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, कितना बढ़िया हम सीख रहे हैं, कितना अच्छा चीज कर रहे हैं। अब देखो 17 नंबर पे, 16 तक आई थिंक मैंने कर लिया है ना, हाँ 16 तक हो चुका होगा। अब देखते हैं, देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स उसमें आएगा। ये सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की लेयर पे लगाते हैं, किसी सरफेस के लेयर पे लगता है टेंशन यानी कि फोर्स, और किसी पार्टिकुलर लेंथ में जब लगता है उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन की बेटा अगर बात करें
तो फोर्स का आप कहोगे हो जाएगा ml_t-2, और लेंथ का तो आपको पता हो गया होगा अब तक, L हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन में ये हो जाएगा ml_t-2, और ये L ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L-1। तो देखो L प्लस का 1, L माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा mt-2। ये बेटा होता है सरफेस टेंशन का, क्योंकि L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 17 हो गया। बेटा नंबर 18 की बात करूं मैं अगर, तो बेटा 18 होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा आपने, ये होता है 1/टाइम पीरियड। याद है ना, पढ़े होगे, वहाँ आया होगा, अभी तो फिर पढ़ना ही पढ़ना है। जो फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना, 1 सेकंड के अंदर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है उसे ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे पंखा घूम रहा है आपके सर के ऊपर, तो 1 सेकंड के अंदर जितना चक्कर लगा रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि 1/टाइम पीरियड का हो जाएगा t, और t की पावर यहाँ +1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगी t-1। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t-1। तो ये होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का t-1। अब देखो अगर मैं 19 की बात करूं, 19 नंबर की, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ वेलोसिटी कैसी है, एंगुलर है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होगा, बल्कि एंगल अपॉन टाइम हो जाएगा। ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ और देखेंगे, मतलब समझ लो। देखो वेलोसिटी क्या पढ़े हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैंने यहाँ पे एंगुलर लगा दिया तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, एंगल लग जाएगा। जब एक जगह एंगल आएगा तो ऊपर भी एंगल आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एंगल लेते हैं। तो आपको पता है बेटा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा तो एंगल का तो कुछ होता ही नहीं है, m0 l0 t भी 0, डायमेंशन लेस हो तो सब में क्या लगाते हैं 0, और टाइम का हो जाता है t। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं, ये तो m0 रहेगा, ये l0 रहेगा, और ये t0 रहेगा, और ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आपका आ गया t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो t-1 होता है। मतलब यहाँ पे m भी 0 l भी 0 t भी 0, तो खाली नीचे वाला t ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा ये एंगुलर वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट या डायमेंशंस। इसको कर लीजिए बेटा, फिर हम लास्ट करते हैं एक जो हमारा 20 नंबर पे होगा, और 20 वाला बहुत ही गजब का डायमेंशन है। ये आपका 2023 के नीट के एग्जाम में आया हुआ है, पूछा था आपसे, मैचिंग करने के लिए आया था। तो वहाँ बाकी सब तो इजी थे, जो पढ़ाया वही था। एक ये नया आ गया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ऑफ जी। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्लास 11 का एक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए आपको, और वैसे 9th में कहीं ना कहीं नाम सुना होगा आपने। F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। जैसे जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1m2/r² होता है। अच्छा यहाँ से G इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे G इक्वल टू निकालना है तो F लिखा हुआ है, r² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो FR², ये m1m2 में आ जाएगा। अब यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो आप, कैसे, देखो G इक्वल टू फोर्स का होता है ml_t-2, R का होता है L, स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा L2, अपॉन में देखो मास का हो जाएगा m, और ये भी तो मास है तो इसका भी हो जाएगा m। अब यहाँ पे देखो G इज इक्वल टू m L2 और L हो गया L3 t-2, और अपॉन में देखो ये m और m क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू देखो m L3 t-2, और बेटा ये बताओ अगर ये वाला m2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m-2। अब यहाँ से देखो m माइनस का 2 और यहाँ कितने का है प्लस का 1, तो -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा -1, तो m-1, L3 तो है नहीं वैसे ही लिख दोगे, और t-2।
तो सबसे पहले क्या कहा मैंने कि जी की वैल्यू निकाली, तो एफ आर स्क्वायर M1 M2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। फिर हमने फोर्स का, डिस्टेंस का और दोनों मास का डायमेंशन रख दिया। तो हमने कहा ये m हो गया, L2 और L मिलके L3, T-2, और ये m और m क्या हो जाएगा M2। ये M2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा होगा, तो -2 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन निकल कर आ गई आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। और बेटा यही है हमारा टॉप 20 डायमेंशंस। बेटा ये बताओ, पहले इसकी फोटो ले लो आप। ये बताइए पूरी 20 डायमेंशंस आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं डाउट हो, कुछ भी हो, आप दोबारा वीडियो लगाइए, फिर से एक बार देखिए कहाँ पे क्या कमी रह गई है, और फिर मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार में अपने आप को जज मत करो, प्रैक्टिस करिए बेटा, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। ये 20 डायमेंशन प्रिपेयर रहेंगी तो अभी आप आगे न्यूमेरिकल लगाने के लायक बन पाओगे। तो बेटा इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ में। तब तक इसको ढंग से प्रिपेयर रखिएगा। अगर ये प्रिपेयर रहेगा तभी आगे वाली क्लास आपको बढ़िया समझ में आएगी। तो इसके लिए इसको आप प्रिपेयर करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।